तुमसे खाना तक तो ठीक से बनता नहीं और क्या करोगी। कहते हुए विभोर ने खाने की थाली उठाकर फेंक दी। सकपकाकर डरी हुई वसु फिर मुख से थाली को देखती रह गई। थाली के साथ उसका सम्मान भी जाने कितने बल खाता जमीन पर दम तोड़ रहा था। वसु ने अपने घर में कभी ऐसा अपमान खाने का नहीं देखा था, ना ही कभी पिता को मां से इस तरह व्यवहार करते देखा था। आश्चर्य और दुख से पलकें भीग गई। उसने भीगी पलकें छिपा मुंह घुमा लिया। मन चीत्कार कर उठा, अगर नमक कम तो सवाल, उससे ज्यादा तो सवाल। कौन सा पैरामीटर है जो नाप ले। उसका बस चलता तो किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देती। घर और ऑफिस में तालमेल बिठाती अब वसु खुद को थका हुआ महसूस करने लगी थी। थके होने पर भी बहुत लगन से विभोर का मनपसंद खाना बनाती। उसका प्रयास रहता कि कभी तो विभोर के मन को छू सके, पर हर बार उसकी आशाओं पर तुषारपात हो जाता। वसु को लगने लगा कि विभोर पूर्वग्रह से ग्रस्त उसका प्रयास विफल कर देता है। जब भी समझाने का प्रयास करती, टीवी पर बाबाओं के द्वारा दिखाए जाने वाले उपदेश विभोर के मानस पटल पर आच्छादित रहते और वो उनकी परिधि से 1 इंच भी टस से मस न होता। जब कोई धारणा मनोविकार का रूप ले ले तब उसे छोड़ना आसान नहीं होता है। विभोर के साथ भी यही हो रहा था। सामाजिक व्यवस्था जिसमें स्त्री सिर्फ भोग व पुरुष की दासी मानी जाती है, ये बात विभोर के मानस पटल पर कहीं गहरी बैठ गई थी। इसके आगे जाने या कुछ समझने को वो तैयार ही नहीं होता। पति की फेंकी इडली सांभर की प्लेट उठाती वसु बहुत कुछ सोच रही थी। अंतर्द्वंद ने उसके तन मन को व्यथित कर दिया था। किसी बात को कहने के लिए झल्लाना आवश्यक तो नहीं, प्रेम पूर्ण वचनों से सुलझाए मसले उचित फलदायी होते हैं। मन के किसी कोने में रत्ती भर भी जगह हो तो इंसान कुछ भी कहता है तो प्यार से या समझाने के लिए, न कि अपमान के लिए। वसु को लगता जैसे विभोर जलील करने का बहाना ढूंढता है और वसु मुंह बाए बात की तह तक जाने की कोशिश करती रह जाती है। क्यों हर बात को चिल्लाकर कहना। आज उसने निश्चय किया कि विभोर से बात करेगी। जीवन इस तरह से तो नहीं जिया जा सकता। विभोर, आपसे एक बात कहनी है, बोलो। विभोर के स्वर में अनावश्यक आक्रोश था। फिर भी वसु ने अपने को सामान्य बनाते हुए कहा, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करने की कोशिश करती हूँ। ऑफिस के जाने के पहले पूरा काम करके जाती हूँ, आकर भी पूरा करती हूँ, लेकिन आपकी शिकायतें कम ही नहीं होती हैं। मैं तो दुखी हो गया तुम्हारे कामों से। कोई काम ढंग से करती नहीं हो और जो ये घर के काम कर रही हो, कोई एहसान नहीं है, तुम्हें ही करने हैं। सुना नहीं, पूज्य नीमा बाबा कह रहे थे कि स्त्रियों का धर्म है पति की सेवा करना, घर को सुचारू रूप से चलाना, यही तुम्हारे कर्तव्य हैं। परिवार में किसी को शिकायत का मौका न मिले, न ही घर से बाहर नौकरी करना। और पुरुषों के लिए क्या कर्तव्य है ये भी बताओ विभोर। तुम तो बस हर बात में कुतर्क करती हो, जो कहता हूँ वो तो मानती नहीं, फिर चाहती हो प्यार से बात करूं। उपेक्षा भरे वचनों का उपदेश सा देकर विभोर निकल गया। वसु के आगे के शब्द उसके गले में घुट गए। कितने विश्वास से आज उसने समझाने की कोशिश की थी। वसु सोचने लगी, क्या दुख की सिर्फ इतनी परिभाषा है कि सब्जी में नमक कम या ज्यादा हो और दुखी हो इंसान तड़प उठे। यह तो ऐसा लगता है कि दुख का उत्सव सा मना रहे हैं। बहुत अजीब व्यवहार है। और ये जो प्रवचन देते रहते हैं नित्य नए बाबा बनाम ढोंगी, कभी पंडालों में कभी वीडियो बना, जिनका सिर्फ एक ही मत है कि स्त्रियों को कैद कर दो, एक भी सांस अपनी मर्जी से न ले पाए। क्या अन्य विषय ही खत्म हो गए हैं? बातें भी सिर्फ स्त्री विरोधी। वैसे देवी की संज्ञा से विभूति करते नहीं थकते। वसु का मन करता इसे काश पति को समझ पाती।
हार कर वो खुद को ही समेट लेती। आखिर चुनाव भी तो उसका ही था। पापा ने कहा था, बेटा देख ले, विभोर के पिता नहीं है, जीवन में कठिनाइयां अधिक होंगी, उन लोगों को तेरा ऑफिस में काम करना पसंद नहीं, फिर भी मैंने उन्हें मना लिया है। आगे तुझे ही संभालना है। पापा, मुझे पैसे की लालसा नहीं है, आप भी जानते हैं। समझदार सुलझा जीवन साथी हो तो जीवन खुशियों से भर जाता है। तब आदर्श विचारों से भरी बिन देखे ही विभोर के प्रति अनुरक्त हो उठी थी और मन में सोचा था, पिता नहीं है तो जीवन की समझ अवश्य आ गई होगी। समझदार इंसान होगा। परेशानियां इंसान को अनुभवी जो बना देती है। पापा ने एक बार फिर दोहराया था कि एक बार फिर सोच ले बेटा, और भी रिश्ते हैं। लेकिन भावुक वसु ने अपना मन विभोर को सौंप दिया था और फिर दोनों की शादी हो गई। तब कहाँ जानती थी 21वीं सदी में भी कोई स्त्री स्वतंत्रता के इतने खिलाफ हो सकता है। सुबह शाम टीवी पर आने वाले बाबाओं को सुन मानसिक विकृति पाल सकता है। अपना समय जो व्यायाम आदि में लगाना चाहिए उसे इस तरह नष्ट कर सकता है। कोई बुजुर्ग हो तो समझ भी ले, लेकिन इस तरह काम छोड़ नकारा बन अर्थ रहित बातों के लिए समय नष्ट करना वसु को मूर्खता लगती। पढ़े लिखे विभोर का बाबाओं के प्रवचन सुनना वसु को आश्चर्यजनक भी लगता था। आज के समय में जब स्त्री के आर्थिक सहयोग के बिना घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं, वहाँ ये बातें महज कुत्सित मानसिकता या पुरुष के बीमार अहम का हिस्सा भर है। शुरू में तो वसु ने सोचा शांत रहेगी तो विभोर का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन वसु का शांत मृदु स्वभाव भी विभोर में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहा था। रोज अपने और विभोर के बीच इसने सूत्र पिरोने का प्रयास करती, लेकिन विभोर किसी पत्थर की तरह अपने विचारों पर अडिग रहता। वसु ऑफिस जाने के पहले सारे काम निपटा रही होती और विभोर आराम से टीवी पर नित्य नए बाबाओं की बेमानी बातें बड़े ध्यान से सुनता, जो उसके मानस पटल पर अंकित हो उसके पुरुष अहम को पोषित करती। हर बात में सुनी सुनाई उन्हीं बातों को करता। कभी वसु कोई काम कहती भी तो गुस्से में चिल्लाकर उसका अपमान करता। आज वसु सुबह जल्दी उठ गई थी, उसे ऑफिस जल्दी जाना था। उसने अपने साथ सबकी चाय बना ली और विभोर को देते हुए कहा, विभोर, मैंने दीदी की चाय भी बना दी है, मैं नहाने जा रही हूँ, मुझे आज ऑफिस जल्दी पहुँचना है। दीदी उठे तो आप उन्हें चाय गरम करके दे देना। वसु की ननद भी अपने छोटे बच्चे के साथ रहने आई हुई थी। इतना सुनते ही विभोर का मूड उखड़ गया। चिल्लाकर बोला, वसु, मैं देख रहा हूँ तुम माँ को इग्नोर कर रही हो। माँ का नाश्ता तुम बनाकर कैसरोल में रख दोगी और आज तो तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए थी। सुमन आई हुई है, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगी विभोर, मगर छुट्टी नहीं ले सकती। मेरी प्रमोशन ड्यू है। और विभोर, आप चिल्ला क्यों रहे हो? शांति से भी तो कह सकते हो। अच्छा नहीं लगता जब आप चिल्लाते हो, वो भी सबके सामने। क्यों सबके सामने की क्या बात है? यहाँ बाहर का है ही कौन? माँ है, मेरे भाई बहन नहीं। विभोर, बात करने का तरीका होता है, इस विषय पर सोचना, कहकर वसु ऑफिस निकल गई। जब भी वसु ऑफिस को निकलती विभोर कुछ काम जरूर बता देता। वसु को करके ही जाना होता, जिस वजह से अक्सर ऑफिस के लिए उसे देर हो जाती और फिर बॉस की डांट पड़ती। वसु की हमेशा कोशिश होती कि बात को समझकर सुलझा लिया जाए। वो वैसे भी मुस्कुराती रहती थी। सोचती थी पिता के असमय जाने के शायद स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है। प्यार से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आशा की किरण उसके होठों पर मुस्कान बिखेर देती थी। कितनी भी बात हो, वसु कभी मुंह बनाकर नहीं घूमती, लेकिन इन कोशिशों में विभोर की स्त्री के प्रति अवमानना उसके रिश्ते में जहर घोल रही थी। मार्च का महीना था, काम ज्यादा ही होता है। रात के 8 बजने को आए। वसु जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी हुई थी, तभी फोन बज उठा। क्या बात है, अभी तक घर नहीं पहुंची? विभोर कठोर स्वर में बोला। बस निकल ही रही हूँ विभोर। क्या 8 बजे भी तुम ऑफिस में हो?
खाना खाने का समय हो रहा है, कब तुम आओगी और कब खाना बनेगा? मैं कुछ करने वाला नहीं, जल्दी घर आओ। मैं अभी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं, बाहर का नहीं खाएंगे, तुम अभी चल दो, आकर बनाओ। कहते हुए विभोर फोन पर ही चिल्ला उठा। वसु ने आसपास नजर घुमाकर देखा। साथ में काम कर रहे कुलीग ने विभोर की आवाज सुन ली थी। वसु की आंखों में अपमान के आंसू आ गए। वैसे विभोर जब चाहे बाहर से खाना मंगवा लेता, लेकिन अगर वसु कहती तो कभी नहीं मंगवाता। थकी हारी वसु घर में घुसी तो सब बैठे आराम से टीवी पर बाबाओं के प्रवचन सुन रहे थे। उसके घुसते ही सबने ऐसी उदासीन सी नजर डाली जैसे वो घूमकर आ रही हो। फिर पुनः टीवी देखने लगे, जिसमें अक्सर चर्चा होती कि आजकल ये स्त्रियां जो घर से बाहर काम करने निकलती हैं, वे सिर्फ एक बहाना है कि स्वतंत्रता से घूम सके और काम से बच जाएं, फैशन कर सके, इसलिए बाहर का काम का बहाना लेकर जाती हैं। ये सब बातें सुनकर विभोर वसु के काम करने से चिढ़ा रहता था। आज विभोर का पारा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसकी बहन आई हुई थी। वसु ने लैपटॉप का बैग रखकर जल्दी से हाथ मुंह धोकर चाय चढ़ा दी। थकान इतनी थी कि खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बनाना तो था ही। चाय पीकर वसु खुद को थोड़ा फ्रेश फील करती थी। फिर सोचा जाकर सबसे पूछ ले, कोई अगर चाय पीना चाहे तो। माँ जी, विभोर दीदी, आप लोग चाय पियोगे क्या? मैं अपने लिए बना रही हूँ। अरे शाम के 7 बज रहे हैं, ये कोई टाइम है चाय पीने का? जल्दी खाना बनाओ। और हाँ, माँ ने अभी तक दवा नहीं ली है, वो भी लाकर दे दो, विभोर ने कहा। थकान और पति का आदेशात्मक स्वर वसु को तोड़ गया। जानती थी पति नहीं चाहता वो ऑफिस में काम करे, उसके हिसाब से तो घर में ही स्त्री को काम करना चाहिए, बाहर निकल कर स्वच्छंद हो जाएगी। वसु चुप रही। उसे पता था नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है। उसने लाकर माँ को दवाई और पानी दे दिया। फिर चाय बनाने के साथ ही खाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा। शारीरिक थकान और विभोर की बातें मन को परेशान कर रही थीं। समय अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा। वसु शांत रहने की कोशिश करती, सबको मुस्कुराकर ही जवाब देती। जब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती, जाने क्यों विभोर अजीब सी प्रतिक्रिया देता और अक्सर ढीठ की संज्ञा से विभूषित करते। आज वसु खाना बनाते हुए गुनगुनाने लगी। गाना गाते हुए वसु की बोरियत दूर होती थी, मन भी हल्का हो जाता था। विभोर ने सुना तो बोला, अम्मा देखना कैसी ढीठ है, अभी डांट पड़ी है फिर भी गाना गा रही है, जरा भी लिहाज नहीं। असल में थोड़ी देर पहले विभोर उसको कपड़ों के लिए चिल्ला चुका था। उसे वही शर्ट पहननी थी जो गंदी थी, जबकि वसु इतवार को ही वॉशिंग मशीन चलाती थी। वसु ने सुन लिया। रसोई से आकर बोली, क्या मुंह बनाकर घूमती रहूं? वो भी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी 3 भाइयों में सबसे छोटी वसु चंचल, खिलखिलाने वाली हंसमुख लड़की थी। शादी के 4 साल बाद भी विभोर में कोई बदलाव नहीं था। अब वसु को लगने लगा था उससे कहीं भूल तो नहीं हो गई। उसने सोचा था पिता की अनुपस्थिति ने विभोर को शालीन जिम्मेदार बना दिया होगा, पर वसु की सोच उसे झूठा साबित कर रही थी। छुट्टी का दिन था। सास के पैर में दर्द था। विभोर ऑफिस गया हुआ था। थोड़ी देर में विभोर आ गया और आते ही बोला, अरे वसु, तुमने अम्मा के सामने सिर पर पल्ला नहीं किया। सिर झुका सास के पैरों को तल्लीनता से दबाती वसु को ये भी पता नहीं चला विभोर ऑफिस से कब आ गया और जाने कब उसके सिर से पल्ला सरक गया। अचानक विभोर ने एक तमाचा वसु के गाल पर मार दिया। करा उठी वसु, तुम्हारी दृढ़ता को तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। माँ के सामने सिर पर पल्ला नहीं है, इतनी छोटी बात थी, बतानी पड़ेगी। वसु ने आंखों में आश्चर्य मिश्रित प्रश्न समेटते हुए पति की तरफ देखा। शादी के इतने समय बाद सिर पर पल्ले की बात कही है, पहले कभी कही नहीं थी। वो खुद ही सिर पर पल्ला रख रही थी और अगर सिर से हट भी गया तो उसके लिए तमाचा। उसका सारा अस्तित्व ही हिल गया। वसु ने दर्द को पीते हुए सास की तरफ देखा। शायद सास ही कुछ बोल दे कि सेवा कर रही थी, पल्ला हट भी गया तो क्या हुआ।
लेकिन वहाँ निस्तंभता पसरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सास वहाँ है ही नहीं। वसु को इतने परायपन की उम्मीद नहीं थी। गालों पर छपी उंगलियां जैसे उसके दिल पर अंकित हो गई थी। चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। आज उसे अपनी हर कोशिश नाकामयाब लग रही थी। वसु का मन विद्रोह कर उठा कि न जाने क्यों विभोर कुछ समझना ही नहीं चाहता है। उससे भी ज्यादा बुरा लगा सास का चुप रह जाना। अगर बड़े पहले ही बार में समझा दे तो शायद बच्चे आगे गलती ही ना करे। वसु ने महसूस किया माँ कभी किसी भी बात पर विभोर को कुछ नहीं कहती हैं। उसके लिए थोड़ा अजीब था। अगले दिन वसु ने माँ से बात की। माँ जी, कल जब विभोर ने चांटा मारा था आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या ये व्यवहार उचित था? माँ ने बड़ा सपाट उदासीन सा जवाब दिया। वसु, मैं तो कभी किसी को कुछ नहीं कह पाती। इसके पिताजी थे, उनसे भी कभी कुछ नहीं कहा। शायद माँ भी कभी ना बोल पाई हो। अब वसु को खुद ही कुछ सोचना था। ऐसे तो जीवन जीना मुश्किल है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। विभोर को बता देना। बेटा, तू ही बता दे विभोर को, माँ ने कहा तो वसु ने ना चाहते हुए भी विभोर को फोन कर दिया। विभोर ऑफिस में था। एक बार नहीं उठाया तो दोबारा मिला दिया। विभोर बिना कुछ सुने चिल्लाने लगा। ऐसी क्या आफत आ गई जो दोबारा फोन मिला दिया? वसु ने बहुत शांत स्वर में इतना ही कहा। मैं मायके जा रही हूँ विभोर। और कुछ कहता वसु ने फोन काट दिया। जानती थी वसु विभोर आदतन चिल्लाएगा ही। बिना प्रतिक्रिया दिए वसु मायके आ गई। विभोर के घर की व्यवस्था अब चरमराने लगी, जिसे वसु अब तक संभाले हुए थी। विभोर, मेरी दवाई खत्म हो गई है। अच्छा माँ, और किचन का सामान फल भी खत्म हो गए हैं, माँ ने धीमे से कहा। जानती थी अब तक सारा वसु ही करती थी। जैसे तैसे कर इतने दिन बाई के सहारे निकल गए थे। वसु के जाने के बाद विभोर ने वसु को फोन किया था। अहमवश चाहता था खुद ही वापस आए, लेकिन वसु अब विभोर को समझाना चाह रही थी। एक दिन ऑफिस से शाम को विभोर लौटा तो आते ही बिस्तर पर लेट गया। माँ ने माथा छूकर देखा तो तेज बुखार था। उसका सारा शरीर बुखार में तप रहा था। उसकी तबीयत खराब होने से मुश्किलें बढ़ने लगी। आज विभोर को वसु की बहुत याद आ रही थी। कितनी सेवा की थी जब पिछली बार विभोर बीमार हुआ था। उसका रात भर जागना, ताजा जूस देना, लेकिन उसने कभी वसु का सम्मान ही नहीं किया। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। सभी कुछ उसे बेचैन किए जा रहा था। विभोर ने एक बार बात करने के फोन उठाया, फिर उसका अहम सामने आ गया और बिना बात किए ही फोन रख दिया। दूसरे दिन माँ ने कहा, बेटा वसु को ले आ, देख मैं भी अब तेरी देखभाल नहीं कर सकती हूँ, उम्र हो गई है। गठिया मुझे परेशान करता है। वो तो वसु ही रोज लहसुन के तेल की मालिश करती थी तो चल पा रही थी। विभोर कुछ नहीं बोला, सिर झुकाए बैठा था। उसका मन भी वसु के प्रति अपने व्यवहार पर धिक्कार रहा था। बेटा ऐसे सिर झुकाए क्यों बैठा है? आज सोच रही हूँ मैंने ही तुझे पहली बार रोका होता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते, माँ ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। विभोर की आंखों के सामने वसु का मासूम चेहरा घूम रहा था। हमेशा हंसती रहने वाली वसु मौन की चादर ओढ़ चुपचाप मायूस सी रहने लगी थी। उसे ये एहसास उसकी अनुपस्थिति में हो रहा था। चल उठ, अब बहुत हो गया। घर की लक्ष्मी को जा वापस लेकर आ। मुझे भी उससे माफी मांगनी है, मैंने भी सही का साथ नहीं दिया, माँ ने कहा। विभोर की आंखों में चमक आ गई। सही मायने में आज वो अपनी जीवन साथी को लेने जा रहा था। विभोर ने सोचा फोन किए बिना ही सरप्राइज देगा। वसु मायके में ऑफिस से लौट गार्डन में चाय पी रही थी। गेट पर विभोर को खड़ा देख उसका मन खुश हो गया, किंतु आशंकाओं के बादल मन को डराने लगे कि अगर मुझे ले जाकर फिर पहले जैसा व्यवहार किया तो। विभोर की आवाज से वसु की तंद्रा भंग हुई। अंदर आने को नहीं कहोगी क्या वसु? आज विभोर की आवाज में क्रोध नहीं, अनुनय था। हाँ विभोर, अंदर आओ। अंदर आकर विभोर ने वसु से कहा, वसु मैं प्रॉमिस करता हूँ अब कभी तुम्हारा अपमान नहीं करूँगा।
टीवी पर फालतू बातें अब नहीं देखता, वास्तव में तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी समकक्ष। और विभोर ने वसु के सामने हाथ जोड़ दिए। वसु ने गंभीर शांत स्वर में कहा, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। विभोर ने अधीरता से कहा, नहीं, पहले सुनो। विभोर, एक लड़की जब शादी कर ससुराल जाती है तो उसके लिए नए घर, नए परिवेश और सबके साथ तालमेल बैठाना बहुत कठिन होता है। तुम्हें इसका अनुभव नहीं तो तुम 1 महीना मेरे मायके में रहो, हम दोनों यहीं से ऑफिस जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। विभोर ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। आगामी जीवन की नींव की परिपक्वता होने को तैयार थी। आंगन का गंधराज हजारों फूलों की खुशबू बिखेर रहा था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।